क्लास 11th फिजिक्स कर रहे हैं हम लोग। लेसन 5 फोर्स वाला चैप्टर है, जिसमें हम एक और टाइप से आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ लॉजिक समझेंगे पुली सिस्टम का। ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्ज़ाम से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी आते हैं, है ना। हायर क्लासेस, हायर एग्ज़ाम्स जो होती हैं, नीट होती है, जेई, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो पुलिस सिस्टम में क्या होता है, कैसे हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले पुलिस सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, तो इट्स सभी ने आपने इस टाइप का अरेंजमेंट देखा होगा कि एक राउंडेड गोल राउंडेड जो पाइवेटेड होती है, यहाँ पर ये ऐसे कहीं ना कहीं लगी होती है। पुली क्या होती है, पुली एक ऐसे सर्कुलर होती है जो आप कई जगह देख चुके होंगे, और बीच में ये ऐसे रॉड के थ्रू, जैसे हमारा साइकिल का पहिया कैसा होता है उस टाइप से रॉड के थ्रू कहीं ना कहीं जुड़ी होती है स्टूडेंट, है ना। ये पुली जो होती है, जो मैं पॉइंट बना रहा हूँ ना, इस पर ऐसे एक रॉड होती है जिसको हम एक्सल कहते हैं या एक्सिस कहते हैं। आप लोगों को सुना होगा गाड़ियों साइकिलों में एक्सल कहा जाता है इसको। ऐसा है कि ये होता है, इस ऐसी कहीं ना कहीं ये फिटेड होती है। और ये जो दोनों साइड दिख रही है ना, इसमें रोप्स होती हैं, रोप्स या स्ट्रिंग कह लीजिए, इसमें दोनों साइड्स में रोप्स होती है, ठीक है। हम इन दोनों साइड पर फोर्सेस लगाते हैं, वी अप्लाई फोर्स ऑन दीज टू साइड, हम इन दोनों साइड में फोर्सेस लगाते हैं, ठीक है। और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं डेली लाइफ में, और इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, हर जगह इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। तो आज हम इतना हाई लेवल पे तो जान नहीं सकते क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार वर्क करता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए, पुलिस सिस्टम के लिए कुछ चीज़ें क्या होना चाहिए, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो पुली है ये कैसी होना चाहिए, ये होना चाहिए वेटलेस, मतलब ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए इसका। वेटलेस का मतलब ये नहीं कि कुछ वेट नहीं होगा, वेट तो होगा, बट जो फोर्सेस हम ये, जैसे हम यहाँ जितने फोर्स लगा रहे हैं उसके कंपेयर में ऐसा नहीं कि जितना फोर्स हम इन दोनों का लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा फोर्स इसका हो। तो पुली वेटलेस होती है तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और पुली फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। फ्रिक्शन लेस का मतलब ये स्टूडेंट कि देखिए, ये जब ये रोप या रस्सी जो होती है ना, ये स्ट्रिंग जो होती है, जब ये इसके ऊपर चलती है, कभी क्या होता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है किस तरफ का सिस्टम ज़्यादा है। देखिए, यहाँ पर हम एक लोड लगाते हैं, है ना। ये लोड क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने का ट्राई करता है। जब ये इसको नीचे खींचने का ट्राई करता है, ये तो ये क्या होगा, ये साइड ऊपर की तरफ जाएगी। ये साइड कहाँ जाएगी स्टूडेंट्स, ऊपर। और अगर इधर का जो पार्ट है वो ज़्यादा वेट वाला है तो इस पार्ट को नीचे करेगा तो ये वाला पार्ट ऊपर होगा। मतलब ये पुली जो, ये रस्सी जो है, रोप है, इस पर ऐसे चलती है, आगे और पीछे होती है। और अगर इसमें फ्रिक्शन होगा तो बहुत सारी एनर्जी क्या होगी, फ्रिक्शन के फॉर्म में ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पुली जो होती है वो फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। फ्रिक्शन होना चाहिए बट स्मॉल क्वांटिटी में, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन भी ज़रूरी है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी। बट फिर भी हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये बॉडी, मतलब ये जो पुली है ये कैसे होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ रखा है ना, टेंशन फोर्स को, क्योंकि पुली में एक रोप या स्ट्रिंग यूज़ होती है तो इसके अंदर टेंशन भी होगा, है ना। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर मान लो ये कोई पुली है और अगर यहाँ पर कोई वेट लग रहा है तो टेंशन कहाँ लगेगा स्टूडेंट, टेंशन हमेशा जॉइंट जहाँ होता है स्ट्रिंग का उससे अपोजिट लगता है, तो टेंशन लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहाँ पर भी टेंशन कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एक सिंगल रोप का टेंशन सेम रहता है, यानी इन दोनों में टेंशन सेम ही रहेगा, इन दोनों रोप में, मतलब दोनों साइड है, ये दो अलग अलग साइड है लेकिन इनमें टेंशन कैसा रहेगा, सेम। क्योंकि ये सिर्फ एक ही स्ट्रिंग है तो इसके अंदर जितना भी टेंशन होता है वो सेम होता है। कल इससे पहले जो वीडियो मैंने दिया था स्टूडेंट टेंशन फोर्स के बारे में, उसने मैंने टेंशन की हर चीज़ बताई थी कि अगर हमारी पुली कैसी है, सॉरी पुली नहीं, अगर हमारी जो स्ट्रिंग है अगर वो मास लेस है, फ्रिक्शन लेस है, तब उसका टेंशन एक जैसा होता है ना। ये सब मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो ये इस पुली में टेंशन होता है, ये जनरली टेंशन फोर्स के साथ वर्क करती है पुली सिस्टम। पुली और स्ट्रिंग सिस्टम कह सकते हैं इसको, पुली के साथ स्ट्रिंग, ये पुली होती है और ये हमारी स्ट्रिंग्स होती है ना। हम इसकी दोनों साइड पर वेट लगाते हैं, ठीक है। तो हम कुछ जनरल केसेस देखते हैं। नॉर्मल रूल है सर, रूल कुछ नए नहीं है, हम सारे वेट्स को देखते हैं कौन कौन से वेट लग रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो ये कोई स्मॉल m मास की बॉडी है और ये जो मैंने ब्लॉक रखा है मान लो इसका मास कैपिटल M है, कुछ भी हो, तो इस पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से 2 वेट लगेंगे। कितने वेट लगेंगे, 2 वेट। पहला वेट, इस बॉडी का वेट जो होता है वो नीचे की तरफ वर्क करेगा,
और वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी mg। और इस तरफ भी ये ऑब्जेक्ट जो है ये सस्पेंडेड है, ये लटका हुआ है, तो इसका मास भी नीचे, इसका वेट भी नीचे वर्क करेगा। किसी बॉडी का वेट हमेशा डाउनवर्ड अर्थ की तरफ ही वर्क करता है, तो इसका वेट हो जाएगा m इंटू जी, कैपिटल mg। ठीक है, अब डिपेंड करता है इनके वेट्स पर स्टूडेंट, है ना, वेट कैसे हैं क्या है। ठीक है, तो हम इसके लिए अब फिर से आगे चलते हैं और कुछ केसेस देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट स्टूडेंट, केस फर्स्ट क्या है कि अगर दोनों तरफ एक ही मास हुआ तो, मतलब मैंने जो दोनों तरफ मास रखे वो सेम रख दिए, तो क्या होगा, कोई एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। ये आपकी कोई पुली है, मैंने इसके दोनों साइड में स्मॉल m मास और स्मॉल m मास के दो वेट रख दिए हैं। टेंशन ऊपर की तरफ लगता है क्योंकि जहाँ टच होता है इससे अपोजिट डायरेक्शन टेंशन की होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और यहाँ पर भी टेंशन इधर लगेगा। जब दोनों बॉडी का मास सेम है तो उनके वेट भी सेम होंगे। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखिए, अभी मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा हूँ, मतलब हम लोगों ने कोई फोर्स नहीं लगाया कि मैं इस रोप के थ्रू इसको खींच रहा हूँ या कोई मशीन इस रोप को खींच के ले जा रही है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो सिर्फ इन बॉडी के इस वेट की वजह से लग रहा है। क्या लग रहा है, बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है कि कोई हमने किसी हॉर्स को बोल दिया बांध के हॉर्स इसको खींच रहा है या कोई मैन इसको खींच रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है कि इसका वेट इसको नीचे खींचेगा और इसका वेट अगर इसको नीचे खींचेगा। अगर दोनों के वेट इक्वल हैं तो पुली रेस्ट में ही रहेगी, कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जितना फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा उतना ही फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा, मतलब दोनों साइड तो सेम है। तो फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा, वो इसको कहीं नहीं ले जा सकता है। ठीक है, तो ये रोप किधर जाएगी क्या, या ना ये रोप ऊपर होगी ना ही ये नीचे होगी, ना ही ये ऊपर होगी और ना ही ये नीचे होगी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ वेट सेम है। लेकिन अगर वेट सेम ना हो तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट, अगर वेट सेम ना हो तो उस केस में क्या होना है, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, वो चीज़ को हम फाइंड करते हैं। बहुत सारे केसेस स्टूडेंट धीरे धीरे करते जाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू भी हम समझते जाएंगे। और स्टूडेंट्स ये समझिए कि ये कहीं पर अटैच्ड है, ये जो मेरी पुली है, मान लो ये किसी सीलिंग में या किसी छत में अटैच्ड है, तो क्या होता है, हमने ये देख रखा है कि जहाँ भी कोई चीज़ अटैच्ड होती है तो उसका वेट तो नीचे काम करता है लेकिन ऊपर करता है रिएक्शन फोर्स काम। क्या करता है, रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करता है, हमने हमेशा देख रखा है ना। तो अब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स कैसा होगा, किसके इक्वल होगा, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। टी यहाँ पर भी होगा, और जैसे ये मान के चले कि यहाँ पर हम हमारी पुली या रोप जो स्ट्रिंग है वो इस तरफ घूम रही है, तो टेंशन यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेंशन डबल डायरेक्शन में होता है यहाँ पर अपवर्ड होगा जहाँ पर अटैच है। यहाँ पर भी ये मान के चलिए पुली इसके ऊपर रखी है, लेकिन पुली अटैच जैसा ही समझ लो, पुली जो रस्सी है वो यहाँ पर अटैच्ड है, तो टेंशन इस तरफ भी होता है और टेंशन इस तरफ भी होता है। यानी यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो आर है वो किसके इक्वल है, एक टेंशन फोर्स नीचे आ रहा है ये, और एक टेंशन फोर्स नीचे आ रहा है ये। अगर पुली रूफ में है, छत में लगी हुई है, मान लो छत में लगी है, किसी जगह पर फिक्स्ड है, ये पुली जो है किसी जगह पर फिक्स्ड है, इसका मतलब जितना फोर्स ये ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है, एक टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है। तो आर जो होता है वो इक्वल होता है टी प्लस टी के। तो टोटल रिएक्शन फोर्स जो ऊपर लग रहा है वो अब किसके इक्वल है, 2t के। अब t किसके इक्वल है ये भी देख लो। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये बॉडी कहीं जा रही है, नहीं जा रही है, क्योंकि जितना मास हमने यहाँ अप्लाई किया है उतना ही मास हमने यहाँ भी अप्लाई किया है। तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है। कोई चीज़ रेस्ट में कब होती है स्टूडेंट्स, कोई चीज़ रेस्ट में तभी होती है जब उस पर लगने वाले फोर्स
का सम जीरो हो, यानी जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मान लो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है तो इसको ऊपर लेके जाएगा, और अगर नीचे का फोर्स ज़्यादा है तो इस बॉडी को नीचे ले जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा कि ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम या रेस्ट में है। इसका मतलब ऊपर लगने वाला फोर्स T मतलब टेंशन फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू ग्रेविटी, mg के। ठीक है क्लास। अब चाहो तो T की जगह यहाँ रख दो, इस T का फॉर्मूला यहाँ रख दे तो R का एक और फॉर्मूला बन जाएगा। 2 तो पहले से लिखा है, T के प्लेस पे क्या रख देंगे? mg, तो हमारे T का फॉर्मूला बन जाएगा 2mg। तो क्लास ये फॉर्मूलेस हमने देख लिए, ठीक है। ये सब जगह एप्लीकेबल होते हैं। और देखिए सब कोई विशेष रूल नहीं है, सिंपल सा रूल ये है कि आपको टेंशन बताना आना चाहिए, ठीक है। अगर ये एक स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन सेम होगा, जैसे एक और दो स्ट्रिंग आ जाती हैं, जैसे मैं केसेस और बताता हूँ आपको। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और क्वेश्चन के साथ देखेंगे। अब हम इन दोनों को मासेस को अलग अलग कर लेते हैं। हम दो अलग अलग टाइप के मास लेते हैं और फिर उससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए इसलिए हम लोग क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। 2 ब्लॉक्स हैं, मासेस 5 kg एंड 10 kg आर हैंग्ड ऑन आइदर साइड ऑफ पुली। एज्यूम दैट पुली इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। मान लो कि पुली कैसी है? वेटलेस और फ्रिक्शनलेस है। तो फाइंड करना है एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एंड पुली इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट, पुली जो है वो एक पॉइंट पर फिक्स्ड है, ठीक है। तो हमको उस पुली को सिस्टम मतलब हमको उस पुली सिस्टम में एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। डायग्राम में आपको बताता हूँ, बहुत ईजी सा है। जहाँ पर ये डायग्राम बना है सेम डायग्राम बनेगा, बस एक तरफ 5 kg कर देंगे, एक तरफ 10 kg कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो हम इसके लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा स्टूडेंट? सो डायग्राम होगा स्टूडेंट हमारा, ये हमारी कोई पुली है, ने बोला है ये जो है कहीं पर हैंग्ड है, मतलब कहीं पर फिक्स्ड है ये पुली। हमने इस तरफ 10 kg का ऑब्जेक्ट लगा दिया, 10 को 10 kg मान के समझ लेना आप। इस तरफ हमने कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट माना है, ठीक है। ऊपर की तरफ टेंशन है, मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन दो चीज़ें हमको फाइंड करना होगी। इधर भी टेंशन है। तो ये तो हम समझ गए हैं स्टूडेंट कि अब इस बार कोई ना कोई एक्सीलरेशन जरूर होगा, क्योंकि दोनों तरफ के मासेस अलग हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लगने वाला जो वेट है, नीचे कितना वेट लगेगा, है ना, तो हमारा वेट होता है W = mg। यहाँ पर मास दिया है 10, तो यहाँ पर जो वेट निकलेगा वो 10, और g की वैल्यू भी 10 होती है। g की वैल्यू कितनी होती है? 10, 9.8 होती है, पर हम लोग 10 एज्यूम कर लेते हैं। तो 10 10 100 न्यूटन का फोर्स इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, इस तरफ, और यहाँ लग रहा है 50 न्यूटन, क्योंकि 10 5 × 50, यहाँ का वेट हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है। अगर ये दोनों पुली, ये दोनों वेट अगर एक ही साइड में होते तो प्लस हो जाते, लेकिन ये दोनों इस पुली के अदर साइड में है ना, क्योंकि अगर ये वेट ऊपर लगता है तब ये वेट मतलब ये वेट अगर नीचे जाता है तो ये वेट ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए हम इन दोनों वेट को प्लस नहीं कर सकते, है ना। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ क्लियर है इससे, इतना क्लियर है कि एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, ये बॉडी इस तरफ जाएगी तो एक्सीलरेशन इसमें किस तरफ होगा, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी नीचे की तरफ। और यहाँ पर एक्सीलरेशन किधर होगा बच्चों, यहाँ पर ये बॉडी जब ये नीचे जाएगी तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होगी ये। सो क्लास वी जस्ट नीड 2 FBDs। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों के FBD बनाओ, काम खत्म हो जाएगा, हमको आ जाएगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन समझ में आ गई। ये चीज़ें तो हमको करना पड़ेगी क्योंकि दिख रहा है साफ साफ 10 kg वेट ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, ये 5 kg वेट स्मॉलर है तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन जब आप करोगे तो हम लिखेंगे FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ
10 kg ब्लॉक, हम 10 kg ब्लॉक का FBD बनाते हैं। FBD का मतलब मैंने क्या समझाया था बच्चों कि सिर्फ इस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को बता दो। तो इस बॉडी पर 3 फोर्स लग रहे हैं, मतलब 3 नहीं है, देखा जाए तो 2 ही हैं, लेकिन एक उनका एडजस्टमेंट फोर्स है, समझ लीजिए। पहला फोर्स ये है, इसका वेट 100 न्यूटन नीचे की तरफ लग रहा है और ऊपर लग रहा है इसमें टेंशन फोर्स। लेकिन हमने क्या देखा, अगर ये बॉडी रेस्ट में होती तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते, बट हमको क्या दिख रहा है कि भाई बॉडी रेस्ट में नहीं है, बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। यानी इस बॉडी में नेट फोर्स किधर लग रहा है, नेट फोर्स नीचे लग रहा है। यानी नीचे कितना फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स कितना लग रहा है वो हम फाइंड करेंगे। तो हमने एफ नेट हमेशा निकाल रखा है कि एफ नेट कितना होता है, एफ नेट हमेशा होता है इन दोनों में से जो ग्रेटर। बॉडी नीचे जा रही है, इसका मतलब बड़ा वेट हमारा 100 न्यूटन है, 100 न्यूटन माइनस टी। एफ नेट का मतलब होता है इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बचा है, देखिए ये फोर्स इसको ऊपर ले जाएगा, ये वाला फोर्स इसको नीचे लेके आएगा। लेकिन फिर भी अगर बॉडी मेरी नीचे जा रही है, मतलब मेरा ये फोर्स ज़्यादा है, तो 100 माइनस टी, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो फोर्स बचेगा वही फोर्स हमारा एफ नेट होगा। तो हमारा एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 100 माइनस टी। एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, मतलब फोर्स का फॉर्मूला था मास इंटू एक्सीलरेशन। अब हमको इसका मास तो पता है, ये ब्लॉक कितने केजी का है, 10, तो मास के प्लेस पे हम रख देंगे 10 और एक्सीलरेशन के प्लेस पे a, क्योंकि अभी एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना है। तो 10a इज इक्वल टू 100 माइनस टी, और हम इसको एक इक्वेशन नाम देके इसको छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर हम आए, अब हमने सेकेंड ऑब्जेक्ट को देखा, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, यहाँ पर भी हमको इक्वेशन और FBD बनाना है, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। हमने यहाँ देखा FBD क्या होता है स्टूडेंट, फ्री बॉडी डायग्राम। हमने देखा 5 kg ब्लॉक पर 50 न्यूटन का उसका वेट नीचे काम कर रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन फिर भी बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब टेंशन फोर्स ज़्यादा होगा, किससे, हमारे 50 न्यूटन से, ठीक है। सो यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी कि यहाँ पर जो एफ नेट है वो हो जाएगा, ऊपर टी ज़्यादा, टी माइनस 50। एफ नेट बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। यहाँ पर मास कितना दिया है, यहाँ पर मास दिया है 5 और एक्सीलरेशन a, तो 5a इज इक्वल टू टी माइनस 50। इसको इक्वेशन 2 दे दें। अब इन इक्वेशंस को मैं प्लस कर दूँ, दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस कर दूँ स्टूडेंट, तो देखिए क्या होगा, हमको एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 है हमारी 10a इज इक्वल टू 100 माइनस टी। सेकेंड इक्वेशन है 5a इज इक्वल टू टी माइनस 50। अगर मैं चाहूँ तो इसका ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस 50 को आगे कर दिया हमने, ये माइनस का 50 है तो माइनस 50 आगे लिखा, ये टी के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो इसको लिख दिया प्लस टी। ऐसा इसलिए क्योंकि टी से टी कट जाएगा। दोनों इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं, 10a प्लस 5a हो जाएगा 15a, और 100 में से 50 माइनस होंगे तो 50, और टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 50 इज इक्वल टू, सॉरी 15a इज इक्वल टू 50, a इज इक्वल टू क्लास, ये हम चाहते तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, मैं वही तरीका बता दूं, लेकिन हम एक्सीलरेशन, अगर आपको सिर्फ एक्सीलरेशन निकालना है तो आप वो मेथड भी यूज़ कर सकते हो, और लेकिन आपको टेंशन भी फाइंड करना है तो हम दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या था स्टूडेंट, दूसरा तरीका ये देखिए, द सेकेंड वे इज, सेकेंड वे हमारा ये है, सेकेंड वे ध्यान रखिएगा, सेकेंड वे F इज इक्वल टू होता है ma। ये आपको सेकेंड और इजी वे समझाता हूँ मैं आपको। इजी वे है, काम दोनों ही बराबर करते हैं, है ना। ये फोर्स में अब एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब इस ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा ना स्टूडेंट, यहाँ पर, तो मुझे टेंशन पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, टेंशन, है ना, क्योंकि यहाँ पर ए आ जाएगा तो टी अकेला बचेगा, टी की वैल्यू मैं निकाल दूंगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कभी किसी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछ लिया, क्या पूछ लिया, एक्सीलरेशन, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सीलरेशन निकाला जाता है F इज इक्वल टू ma से। F होता है नेट फोर्स, F इज द फोर्स जो कि आपको चला रहा है। तो ध्यान से देखिए कि इसमें नेट फोर्स कितना है, 100 न्यूटन इस तरफ और 50 न्यूटन इस तरफ।
क्योंकि ये दोनों फोर्स हमेशा माइनस होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों फोर्स प्लस नहीं हो सकते, क्योंकि जब ये नीचे आता है तो ये ऑब्जेक्ट तो ऊपर जाता है। इसका मतलब नेट फोर्स मुझे कितना मिल रहा है, 100 माइनस 50। नेट फोर्स मेरे पास कितना है, नेट फोर्स हमारे पास 50 ही है। नेट फोर्स कितना है स्टूडेंट हमारे पास, 50। तो 50 न्यूटन का मेरे पास नेट फोर्स है। और मैं टोटल कितने मास को चला रहा हूँ सिस्टम में, ये मत देखिएगा कि मैं इधर का कि इधर का। इस जब हम इस सिस्टम को चलाते हैं तो हम टोटल मास देखते हैं, हमारे पास टोटल मास कितना है। तो टोटल मास 10 + 5 15। तो यहाँ से मास हो गया 15, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा 50/15। वही आंसर जो हमने अभी निकाला। लेकिन फिर भी मैं ये मेथड क्यों बताता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जब आपको टेंशन निकालना होगा, जब आपको टेंशन निकालना होगा तब आपको एफबीडी बनाना ही पड़ेगा, है ना। और ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्स में इनसे काफ़ी कई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था, है ना। इसमें अभी डबल ट्रिपल पुलीज आ जाती है, अलग अलग पुलियाँ हम जोड़ देते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो इस टाइप से एफबीडी बनाकर सॉल्व करना है, इसलिए मैंने आपको पूरी मेथड समझाई। अब देखिए, हमने दोनों तरीके से एक्सेलरेशन निकालना सीख लिया। अब हमको अगर टेंशन फाइंड करना है तो हम ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। जैसे यहाँ सेकंड इक्वेशन है 5 × ए की वैल्यू क्या निकाली आपने, 50/15। 5a = t - 50, t - 50। तो टेंशन निकालना है, 5 से कट हुआ है 3 बार, तो 50/3। ये माइनस का 50 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 50। 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई में जाएगा। सबको पता होगा कि इसके अपॉन में 3 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन जब किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस 3 का सीधा मल्टीप्लाई 50 से होता है। तो 50 + 50 × 3/50 इज़ द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो 53 जा 150, 150 + 50 200, यानी हमारा टेंशन आ गया 200 सॉरी 3 था यहाँ पर, बच्चों में से थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ 3 था, है ना। तो 200/3 न्यूटन का फोर्स, मतलब फोर्स नहीं, टेंशन फोर्स इसमें लग रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो ये मेरे पास इक्वेशन कहाँ से आई, एफबीडी से आई, है ना। तो जब अगर इधर से भी आप सॉल्व करोगे तो टेंशन फाइंड करने के लिए आपको दो में से, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने दोनों के एफबीडी बनाए। बस एक फ़ायदा हो सकता है कि जब आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो आप कोई भी एक एफबीडी बना लेना, इससे काम हो जाएगा, इससे टेंशन निकालने के लिए। चलिए, बेसिक क्वेश्चन था, हम लोगों ने समझ लिया, काफ़ी अच्छा लगा इस क्वेश्चन को करके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पुली का थोड़ा सा सिस्टम बदल देते हैं। अच्छा, पुली सिस्टम तो वैसे रहेगा, हमको डायग्राम दिया है एक, हियर इज अ ब्लॉक ऑफ 2 kg, मैं 2 लिख रहा हूँ, खाली समझ जाना kg लिखा है। हियर इज अनदर ब्लॉक ऑफ 2 kg, ये हमारी एक स्ट्रिंग है, तो इसके अंदर टेंशन कैसा होगा, चलो बाद में करेंगे। सपोज एक और स्ट्रिंग है सर जो यहाँ लगी हुई है, तो इस टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले ही मैं बता चुका हूँ कि टेंशन हर स्ट्रिंग का अलग होता है, किसी एक स्ट्रिंग का टेंशन अलग होता है। ये हमारी एक पूरी स्ट्रिंग है, तो इसमें जो टेंशन होगा, तो देखिए ये पूरी एक स्ट्रिंग है, हम समझ चुके हैं जो एक स्ट्रिंग रहती है उसमें टेंशन एक जैसा रहता है ना। तो इस पूरी स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा, हम इसको नाम दे देते हैं T1 के, भैया सपोज इसमें T1 टेंशन है, कोई दिक्कत हमको नहीं। ये दूसरी स्ट्रिंग है, टेंशन बदल जाएगा, स्ट्रिंग अलग है तो इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें टेंशन होगा T2, इसमें T2 टेंशन होगा, है ना। तो दो टेंशन निकल गए, T2 और T1। अब आप खुद ही देख के समझ सकते हैं कि इधर ओनली 2 kg वेट है और इस तरफ 4 kg वेट है, तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली इस तरफ होगा। हमको डायग्राम में सिर्फ क्वेश्चन ऐसा दिया है, इतना सा, हमको कुछ भी नहीं बोला, हमको बोला कि एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करो, एक्सेलरेशन फाइंड करो, T1 T2 टेंशन फाइंड करो, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, हमको T1 और T2 टेंशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है।
एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही होना है, ठीक है, इस साइड के लिए, और इस तरफ टेंशन एक्सेलरेशन कहाँ होगा स्टूडेंट, टू दी अपवर्ड साइड, ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पार्ट नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर, इसमें एक्सेलरेशन नीचे। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार सॉल्व करना है। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, बस एफबीडीज बनाते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, है ना, हर चीज़ का एफबीडी बनाओ, क्वेश्चन करो, अपने आप आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या होता है। सो क्लास ये तो हम देख ही चुके हैं, इसमें एक्सेलरेशन अपवर्ड, इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर 2 टाइप्स का टेंशन है, T1 है, T2 है। तो हम एफबीडीज बनाते हैं, एफबीडी बनाएंगे और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर हम चाहें तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल इस साइड का टोटल वेट कितना है 20 न्यूटन नीचे, और इस तरफ का टोटल वेट कितना है स्टूडेंट 2 + 2 4 kg, यानी 40 न्यूटन नीचे, यानी नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन, नेट फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन, नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया ना स्टूडेंट। इधर कितना लग रहा है 20 न्यूटन, 2 kg है तो 10 × 20, इधर 2 + 2 4 kg है तो 40 न्यूटन, 40 में से 20 जाएगा तो 20 न्यूटन नेट फोर्स, और कितने मास को हम खींच के ले जा रहे हैं 2 × 2 + 2 4 + 2 6 kg। तो हम यह लिख सकते हैं, यही मेथड यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा इजी पड़ेगी आपको। इसका सॉल्यूशन देखिए, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना हो जाएगा 40 न्यूटन माइनस 20 न्यूटन, दैट इज 20 न्यूटन, ठीक है। 40 न्यूटन राइट साइड का है, 20 न्यूटन इस तरफ का है, तो 40 - 20 न्यूटन हो जाएगा। टोटल मास कितना है स्टूडेंट, मास, टोटल मास की वैल्यू है 222, दैट इज 6 kg। F = ma, टोटल फोर्स हमारा 20 न्यूटन है, मास हमारा टोटल 6 kg है, तो इसके अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन विल बी 20/6, कैंसिलिंग करो 10/3, ए की वैल्यू आ गई 10/3 मीटर/सेकंड²। कोई प्रॉब्लम है हमको इसमें, बिल्कुल भी नहीं दिया है, सब कुछ हमको समझ में आ रहा है। चलिए अब हम एफबीडीज बनाते जाएंगे और वैल्यूज फाइंड करते जाएंगे, है ना। इस पॉइंट का एफबीडी बनाते हैं 2 kg का, नाम दे दो तो थोड़ा सा आसान रहेगा, इसको ए नेम दे दो, इसको नेम दे दो बी, क्योंकि सब 2 kg है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। अब ये भी 2 मैं बोलूँगा 2 kg ब्लॉक का बनाइए एफबीडी, तो आप किसको लोगे, तो हम लिखेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का एफबीडी, ब्लॉक ए 2 kg का है, उस पर नीचे लग रहा है उसका वेट 20 न्यूटन। कैसे निकाला स्टूडेंट, आपको मैं पहले ही बहुत बार बता चुका हूँ, W = mg, वेट बराबर होता है मास × ग्रेविटी, उसका मास है 2 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू 10, 10 × 20 न्यूटन नीचे लग रहा है। ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन T1। इन सब के बावजूद हमारी बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, मैंने उसमें एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, नेट फोर्स है ऊपर की डायरेक्शन में, तो हम यहाँ लिखेंगे F net = T1 - 20, ठीक है, T1 - 20। F net क्या होता है, F net होता है मास × एक्सेलरेशन, इस बॉडी का मास है 2 kg, एक्सेलरेशन 10/3, 10/3। अब देखिए यहाँ से आपको T1 निकालना है ना, तो T1 निकालने के लिए माइनस का 20 इधर आएगा तो बनेगा प्लस का 20, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 10 × 20/3, ये है यहाँ पर 20 = T1, तो ये 3 कहाँ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 + 20 × 3 होल/3, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपके लिए 23 × 60, 60 + 20 80/3 न्यूटन, 80/3 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ टेंशन 1। T1 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ठीक है। चलिए T1 आपका करेक्ट हो चुका है,
T2 फाइंड कर लेते हैं। T2 करने के लिए आप क्या करोगे, फिर से एक FVD ड्रॉ करना है, किसी का भी कर लो जिसका आपका मन करे। इसका करना है, इसका कर लो, इसका थोड़ा इजी रहेगा, इसके में थोड़ा सा और फोर्सेस ज़्यादा बताना पड़ेंगे, इससे अच्छा ये कर लेते हैं। इस पर क्या क्या लग रहा है, इस हम लिखेंगे FVD ऑफ ब्लॉक सी का FVD, ब्लॉक सी कितने kg का है, 2 kg का है। उस पर T2 टेंशन ऊपर लग रहा है, उसका वेट 20 न्यूटन का वेट उसमें नीचे लग रहा है। सब सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस पर लगने वाले फोर्सेस, ठीक है। और एक्सीलरेशन अभी भी कैसा हो रहा है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये 20 न्यूटन फोर्स ज़्यादा बड़ा होगा। कैसा बड़ा होगा, 20 न्यूटन फोर्स हमारा ज़्यादा बड़ा होगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, फिर से इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पर F नेट जो है यहाँ पर वो हो जाएगा 20 माइनस T2। F नेट कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 kg का मास है, एक्सेलरेशन है 10/3 इज इक्वल्स टू 20 माइनस T2। माइनस का T2 पे लाऊंगा इस तरफ, तो माइनस से T2 बन जाएगा प्लस, ये 20 तो यहीं रहेगा, ये हो जाएगा 10 टू 20/3, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 20/3। सेम तरीके से स्टूडेंट फिर से 3 का मल्टीप्लाई 20 से होगा, 23 × 60 माइनस 20/3। तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई, T2 हो गया हमारा 40/3 न्यूटन, 40/3 न्यूटन हो गया। क्लियर है क्लास। तो ये वैल्यूज हमारे T1 और T2 की हमने फाइंड कर लिए। एक्सेलरेशन भी फाइंड हो गया है। तो FVD आप अगर अच्छे से कर लोगे, है ना, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता है तो सब कुछ आसान है, कुछ खास न्यू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। एक क्वेश्चन है जो हमारी NCERT बुक में आया हुआ है, मतलब बुक में दिया हुआ है, सेम तरीके का है। मैंने एग्जाम्पल तो बता ही दिया उस तरीके का, लेकिन फिर भी आपको छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन और डायग्राम बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5.16 जो आप देख रहे हैं, ये उसी टाइप का है। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 मासेस है 8 kg और 12 kg के, जो कनेक्टेड है 2 ends ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गेट्स गोज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, है ना। एक पुली के दोनों साइड जो रोप्स हैं, एक साइड में हमने 8 kg और दूसरे साइड में 12 kg मास को सस्पेंड किया। हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करना है, दोनों चीज़ हम करना सीख चुके हैं। हम बस डायग्राम बनाएंगे, करना आपको ये बहुत आसान है। 8 और 12 kg का हमने देख लिया है, ठीक है। ये रहा आपका डायग्राम। एक साइड में मान लेना 8 kg, एक साइड में मान लेना 12 kg, और बाकी सब काम आपको पता ही है। यहाँ पर ये टेंशन T, यहाँ पर ये टेंशन T, ठीक है। एक्सीलरेशन डायरेक्टली निकल जाएगा। एक्सीलरेशन निकालने के बाद क्या करोगे, एक FVD बना लेना, तो आप इनमें से टेंशन को फाइंड कर पाएंगे। तो क्लियर क्लास। ये करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके 2 क्वेश्चन करवा दिए, तो एक आप लोग ट्राई कीजिएगा। नहीं आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं बता दूंगा आपको। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग आप सब लोगों के लिए वेल नोन, लोग जानते हैं। स्प्रिंग इस टाइप से कर्व्ड रहता है ना। जब ये स्प्रिंग सपोज यहाँ पर अटैच्ड है, ये कोई स्प्रिंग है जो यहाँ पर अटैच्ड है, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है यानी रिलैक्स्ड कंडीशन में है, तो इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, ना ही ये कोई फोर्स लगाता है। लेकिन जैसे ही मान लो मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करता हूँ, इस तरफ फोर्स लगा के इसको ऐसे खींचता हूँ स्टूडेंट, है ना, इसको पुल करता हूँ या इसको खींचता हूँ, तो क्या होता है स्टूडेंट, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है ना। और जो फोर्स हम लगाते हैं ना, वो इसकी लेंथ पर ही डिपेंड करता है। स्प्रिंग में सिंपल सा केस बता दो, स्प्रिंग में क्या होता है ना, सब कुछ डिपेंड करता है कि हमने स्प्रिंग को कितना लॉन्ग खींचा है। अभी आप देख सकते हैं कि पहले स्प्रिंग यहाँ था, अब ये स्प्रिंग की वैल्यू यहाँ आ गई, मतलब मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ स्प्रिंग की वैल्यू में। स्प्रिंग की वैल्यू में क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन आपने ये भी पता कर रखा है कि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट होता है, हम स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स बनने लग जाता है, जिसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। आपने कभी स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के खींचा है,
क्या आप स्प्रिंग को यहाँ तक खींच दोगे यहीं तक रह जाएगा? नहीं, हम जब उसको छोड़ते हैं तो फिर से अपनी पुरानी स्टेट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप किसी स्प्रिंग को ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करने लग जाता है। रीस्टोर करना मतलब पुरानी पोजीशन में लाने वाला फोर्स। तो उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स काम करने लगता है जो इसको फिर से पुरानी जगह पर लेकर खड़ा कर देता है। तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ना, वो रीस्टोरिंग फोर्स जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट चलता है। यानी या यूँ कह लो कि एफ जो होता है फोर्स वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, या माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट अभी हो रहा है इस तरफ तो फोर्स काम करेगा इस तरफ, क्योंकि हम इसको आगे ले जा रहे हैं और जब छोड़ेंगे तो ये जो फोर्स इसके अंदर स्टोर हो रहा है, जो फोर्स इसके अंदर स्टोर होता है वो हमेशा इसको इधर ले जाने की कोशिश करता है। यानी अगर मैं इसको डिस्प्लेस इस तरफ करता हूँ तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वापस से कहाँ लाएगा? पुरानी पोजीशन में लाता है। स्प्रिंग के अंदर यही होता है। हम स्प्रिंग को खींचते हैं, जब छोड़ देते हैं, लोड हटा देते हैं, तो वो क्या करता है? स्प्रिंग वापस से पुरानी पोजीशन में आ जाता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना जो फोर्स यहाँ लगता है वो इसके डिस्प्लेसमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसलिए हम ये कह देते हैं कि जो रीस्टोरिंग फोर्स F है, जो रीस्टोरिंग फोर्स F है वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? डिस्प्लेसमेंट x के, लेकिन डायरेक्शंस अलग होते हैं। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम कभी किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, क्योंकि हम दोनों काम कर सकते हैं, उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच भी करते हैं। मान लो कभी मैं इसको ऐसे कंप्रेस करके ऐसा छोटा बना दूं, तब क्या होता है? तब रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट तो होता है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होता है? वो अब इस तरफ होगा, क्योंकि जैसे ही मैं छोड़ूंगा वो इसको पुरानी पोजीशन में ले आएगा। अब लेकिन इस बार डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस तरफ हुआ है। रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होंगे इस डायरेक्शन में। तो सेम कंडीशन है, और ये सब डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना डिस्प्लेस किया है। रीस्टोरिंग फोर्स जितना ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच करोगे लॉन्ग, और जितना ज़्यादा इसको कंप्रेस करोगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। क्लियर क्लास? उतना ही ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर बनेगा। ठीक है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेंथ उसको दबाया है या कितना स्ट्रेच किया है। तो ये एफ क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग। ये किस पे डिपेंड करता है? कितनी लेंथ को आपने कंप्रेस किया है या कितनी लेंथ को आपने स्ट्रेच किया है, दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं के, और वो के कांस्टेंट डिपेंड करता है कि ये स्प्रिंग आपने किस चीज़ का बनाया। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स एक इंटरनल प्रॉपर्टी है बच्चों। रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ का बनाया। आपने स्टील का बनाया है स्प्रिंग, या प्लास्टिक का बनाया है, या किस चीज़ का बनाया, वो डिपेंड करता है इसके खुद के नेचर पर कि जिस मटेरियल से मैंने स्प्रिंग बनाया उसके अंदर की क्या प्रॉपर्टी है। तो ये जो के है वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? इंटरनल प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। क्लियर है क्लास? बस ये एक ही छोटा सा फॉर्मूला इसके अंदर होता है। ठीक है। और यही काफ़ी है स्टूडेंट। यहाँ से हमको ये दो चीज़ तो पता चल गई कि ये मेरा फोर्स है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये के की यूनिट क्या होगी, है ना? अगर कभी के की यूनिट फाइंड करने को आए तो के की यूनिट क्या होगी, तो हम देखेंगे कि अगर मैं इस एक्स को डिवाइड में ले जाऊँ तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती के की, मतलब माइनस के लिख लो, कोई इशू नहीं। फोर्स होता है न्यूटन में और एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर में। तो जो के की यूनिट होती है ना स्टूडेंट, के की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। बहुत बार हमको क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि उसमें यूनिट से हमको चीज़ों को पहचानना पड़ता है, इसलिए हमें हर चीज़ की प्रॉपर यूनिट पता होना चाहिए। तो के फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर। क्या होती है? सॉरी, न्यूटन पर मीटर, नॉट न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर होती है। तो क्लास एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम स्प्रिंग और को देख पाएंगे, है ना? चलिए अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन, छोटा सा डायग्राम पहले बना रहा हूँ। सो क्लास हियर इज द क्वेश्चन। कोई सीलिंग है, वहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लगाया है, स्प्रिंग में फोर्स 1 kg दे दिया है। फिर उसी के बाद एक और स्प्रिंग है ना, जिसको हमने क्या करा है,
2 kg वेट लगा दिया। हमको यहाँ के की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। के की जो वैल्यू वो है 100 न्यूटन पर मीटर, दोनों के लिए सेम ही है, कोई इशू नहीं है ना। के की वैल्यू दोनों के लिए सेम है, सेम मटेरियल के बने हैं इसलिए के की वैल्यू सेम है। हमें एक्सटेंशन निकालना है, हमें ये निकालना है कि इनकी कितनी लेंथ लंबी होगी, कितना लॉन्ग ये जाएंगे, इलोंगेशन कितना होगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर टेंशन कैसे दोगे समझो बात को। देखिए यहाँ पर वेट लगा हुआ है तो ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स किधर होगा, ऊपर की तरफ, और टेंशन किधर होगा यहाँ पर, नीचे की तरफ। तो ये यहाँ पर टेंशन हो गया T1, यहाँ पर टेंशन होगा T1 में, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है कहाँ, इसका वेट 20 kg वाले का वेट कितना लगेगा, 20 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, और एक टेंशन यहाँ पर भी होगा जिसको हम कहेंगे T2। ठीक है, और सेम टेंशन यहाँ पर भी होता है क्योंकि जहाँ पर कोई पार्ट अटैच होता है ना, वहाँ पर टेंशन ऊपर लगता है, तो यहाँ पर भी T2 टेंशन लग रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, पहले हम लोग टेंशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, टेंशन फाइंड करेंगे, है ना, क्योंकि जितना टेंशन उसमें वहाँ लगेगा उतना टेंशन यहाँ पर भी लगेगा T1, क्योंकि हम देख चुके हैं ये पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा एक सिस्टम है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो T1 होगा। बहुत इजीली हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हमको सिर्फ FBD बनाना है। हम पहले इस 20 न्यूटन वाले ब्लॉक का बनाएंगे, तो हम लिखेंगे FBD ऑफ 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक। अब स्टूडेंट ऐसा है कि इसमें ये होगा कि जैसे हम इस सिस्टम को हैंग करेंगे, जैसे मान लो मैंने एक स्प्रिंग को रखा, एक ये लगाया, फिर एक और स्प्रिंग लगा के इसको लगाया, तो एक बार में जो इसके अंदर एक्सटेंशन होना है वो हो जाना, फिर बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि ये कहीं मोशन तो होना नहीं है ना, क्योंकि बॉडी फिक्स्ड है, बॉडी यहाँ पर ऊपर फिक्स्ड है, तो एक्सेलरेशन तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर कोई नेट ड्राइविंग फोर्स काम नहीं करने वाला है। यहाँ पर कोई भी नेट ड्राइविंग फोर्स काम करेगा क्या स्टूडेंट, कोई नेट ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होना है, 2 kg ब्लॉक का जब बनाएंगे तो उस पर एक 20 न्यूटन का फोर्स नीचे काम कर रहा है। ठीक है, और एक T2 टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा लिखते हैं बिकॉज एक्सीलरेशन इज 0, तो F नेट ऑल्सो 0। F नेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि F नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 0। तब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उस केस में ये दोनों चीज़ें हमेशा बराबर होती है। फिर भी हम लिख लेते हैं, कोई भी लिख लो, 20 माइनस T2 या T2 माइनस 20, दोनों का आंसर 0, क्योंकि मैंने इससे पहले सिखाया है ना कि F नेट बराबर इन दोनों में से माइनस करके ही निकाला जाता है ना। लेकिन यहाँ इन दोनों को माइनस करो, इसको ऊपर रखो इसको, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, मैंने किसी को भी कहीं भी रख सकते हैं, तो माइनस का T2 इधर आएगा, तो T2 की वैल्यू यहाँ पता चल जाएगी 20 न्यूटन। आसान है हमारे लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर है 1 kg ब्लॉक, यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं वो हमको देखना होंगे। FBD जब बनाएंगे 1 kg ब्लॉक का, FBD ऑफ 1 kg ब्लॉक, जब आप FBD बनाओगे 1 kg ब्लॉक का, तो उस पर एक टेंशन तो T1 लग रहा है ऊपर, एक टेंशन नीचे लग रहा है T2, और उसका वेट भी तो लग रहा है, क्योंकि 1 kg का ब्लॉक है, तो 1 kg ब्लॉक का वेट कितना होता है, W बराबर mg से 1 kg मास 1, g की वैल्यू 10, यानी 10 न्यूटन का उसका वेट भी नीचे लग रहा है। लेकिन फिर भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वही काम यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तब हम यहाँ पर फिर से वही लिखेंगे, नेट फोर्स की जगह 0, ऊपर के जो फोर्सेज हैं T1, और नीचे कौन कौन से फोर्स आ रहे हैं, नीचे आ रहा है, अगर इसको प्लस लिया है तो इन दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, तो ये माइनस का 10 और माइनस का T2। T2 की वैल्यू निकाल चुके हो आप, T2 की वैल्यू कितने स्टूडेंट, 20 न्यूटन, है ना। तो अभी हमने T2 की वैल्यू निकाली, तो T1 बराबर -10 और T2 की वैल्यू 20 न्यूटन रख दी, तो क्या होगा, T1 यही रहेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 20 30 न्यूटन, माइनस का 30 वो इस तरफ आएगा तो बन जाएगा प्लस का 30 न्यूटन। तो यहाँ से फर्स्ट टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 न्यूटन। कोई दिक्कत है हमको?
नहीं है। लेकिन हमको जो फाइंड करना है ना, हमको तो ये फाइंड करना है कि स्प्रिंग कितने कितने लॉन्ग होंगे, ये स्प्रिंग में लेंथ कितनी लंबी होंगी, हमको ये फाइंड करना है। दोनों स्प्रिंग की लेंथ फाइंड करना है, कितना कितना ये इलॉन्गेशन इनके अंदर होगा क्लास। तो देखिए यहाँ पर जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स होता है हमारा F इज इक्वल टू के एक्स। के की वैल्यू हमको दी है और हमको x निकालना है, लेकिन ये जो F है वो किसको लेंगे? देखिए स्टूडेंट, F वो ही होता है, देखिए सिंपल सी बात है, आप समझो फिर से कि अगर मैं किसी स्प्रिंग को अटैच करके ऐसे खींचता हूँ, तो अगर मैं इस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा ना बच्चों, तो उतना ही 100 न्यूटन का फोर्स इसके अंदर रीस्टोर हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 न्यूटन रीस्टोर नहीं होगा तो ये फिर से पुराने पोजीशन में नहीं आ सकता। यानी जितना अप्लाइड फोर्स होता है, ध्यान रखना, जितना फोर्स मैं अप्लाई करता हूँ उतना ही फोर्स इसमें रीस्टोर हो रहा है। अब ध्यान से देखिए कि इस पर अप्लाई क्या हो रहा है, कौन सा फोर्स इस पर अप्लाई हो रहा है, देखिए जरा। तो यहाँ पर फोर्सेस हो रहे हैं T1 और T2 अप्लाई, यहाँ पर T1 फोर्स अप्लाई हो रहा है और यहाँ पर T2 फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? T2 फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली वाली कंडीशन में कौन सा फोर्स लगेगा? पहली वाली कंडीशन में लगेगा T1 फोर्स। इस कंडीशन में हम कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पर फोर्स लग रहा है T1 का, और दूसरी कंडीशन में क्या लगेगा? फोर्स T2 का, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे T1 इज इक्वल टू के x1, T1 इज इक्वल टू के x1 लिखेंगे, हमको k की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, ठीक है। T कितना दिया है? T दिया है 30 न्यूटन, तो T1 की जगह हम रखेंगे 30, k की वैल्यू हमको दे रखी है 100, और x1 हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ एक्सटेंशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लगा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, है ना, इसलिए माइनस नहीं लगा रहे, है ना। तो 100 अपॉन में आएगा, तो 30/100 इज इक्वल टू x1। क्या किया हमने? देखो स्टूडेंट, फिर समझा दूँ, यहाँ पर किस फोर्स की वजह से हो रहा है सब? ये टेंशन फोर्स T1 की वजह से इसके अंदर लेंथ इंक्रीज होगी। किसकी वजह से होगी? टेंशन फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? टेंशन। यहाँ पर भी इसके अंदर ये लंबा क्यों होगा स्प्रिंग? सिर्फ इस टेंशन की वजह से। और टेंशन किसके बराबर है? 20 के बराबर। मतलब दोनों में टेंशन की वजह से ये हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या रखा? T1 इज इक्वल टू के x1, तो 30 इज इक्वल टू 100 इंटू x1, तो 30/100। अगर पॉइंट में आंसर दिखाऊँ तो एक 0 से 0 कट जाएगा, आंसर आएगा, सॉरी, x1 इज इक्वल टू 0.3 यूनिट यहाँ पर आएगी मीटर, क्योंकि अगर फोर्स न्यूटन में दे रखा है, फोर्स अगर आपका न्यूटन में दे रखा है ना, क्वेश्चन में के भी आपको दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में के भी आपको दे रखा है न्यूटन पर मीटर, तो जो लेंथ हम निकालते हैं ना x1 वो मीटर में आती है, तो 0.3 मीटर, यानी कि देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होगा। कितना होगा? 30 सेंटीमीटर का। इसी टाइप से आप क्या करोगे? सेकेंड वाले में फाइंड करने के लिए T2 जो है उसको KX2 के बराबर रख दोगे, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है? यहाँ पर फोर्स लगेगा T2। कौन सा फोर्स लग रहा है स्टूडेंट? यहाँ पर T2 फोर्स लग रहा है, जो इसको चला सकता है या इसके अंदर एक्सटेंशन कर सकता है। तो हम यहाँ पर फिर से इक्वल रख देंगे कि T2 इज इक्वल टू KX2, तो उससे हमको दूसरे वाले में वैल्यू पता चल जाएगी एक्सटेंशन की। सेम होगा, T2 हमारा दिया है 20 न्यूटन, K हमारा 100 दिया है, x2 की वैल्यू निकालना, 100 अपॉन में आएगा, तो 20/100 इज इक्वल टू x2, तो x2 की वैल्यू होती है 0.2 मीटर, या उसको कह सकते हैं 20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्लास? तो ये था हमारा आज का वीडियो, है ना। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेना बाकी हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें हमने नहीं करी हैं, जैसे हमने अभी फ्रिक्शन नहीं किया, इसलिए पुली के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बचे हैं। तो अभी मैं पहले आपको फ्रिक्शन पढ़ाऊँगा और उसके बाद हम पुली के फिर से क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी कुछ सिचुएशन ऐसी आने वाली है, जैसे एक ब्लॉक के ऊपर यहाँ पुली लगी हुई है और यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक को ऐसे रख रखा है, तब क्या होता है? यहाँ पर फ्रिक्शन होता है बच्चों। तो अब ये फ्रिक्शन निकालना आपको मैंने बताया नहीं, तो मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करा सकता, इसलिए नेक्स्ट 1-2 वीडियो के बाद पुली के क्वेश्चन फिर मिलेंगे आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है पुली सिस्टम में, जो हम देख चुके हैं पुली का, स्प्रिंग का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।